रजिस्टर्ड विल का क्या वैलिडिटी है? रजिस्ट्रेशन हो गया मतलब क्या उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता? अगर रजिस्ट्रेशन हम लोग करवा लेते हैं तो क्या बेनिफिट हम लोगों को मिलता है? हाँ, रजिस्ट्रेशन कराने से वसीयत का वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी बस थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि रजिस्टर्ड विल को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता या फिर उसको खारिज नहीं किया जा सकता। कोर्ट डेफिनेटली खारिज कर सकते हैं अगर आप एविडेंस दे सकते हो तो। और यहीं पर भारत सरकार का जो नया कानून, उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या बदलाव किया गया है। और यहीं पर मान लीजिए आपका फादर या फिर मदर एक वसीयत छोड़ करके जा रहे हैं, या फिर फादर या फिर मदर आप हो, आप वसीयत लिखना चाहते हो, तो वहां पर क्या कॉशन आपको मेंटेन करना है, चलिए पता करते हैं आज के इस वीडियो में एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू। सो हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया। आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान, ताकि हर एक आम जनता को कानूनी रूप में जागरूक बनाया जा सके। सो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एक इंसान जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी है, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई भी इंसान एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वसीयत नहीं लिख सकता है। मान लीजिए आप एक जॉइंट प्रॉपर्टी में रहते हो, वहां पर चार चार लोगों का शेयर बनता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, पूरा एंटायर प्रॉपर्टी का वसीयत लिख के जा रहे हो। क्या इसको मान्यता मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। ऑन दी अदर हैंड, ये मान लीजिए कि आप एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रहते हो चार चार ओनर से, लेकिन आपको आपका प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है वो मिल चुका है, तो उस पर्टिकुलर परिस्थिति में वो आपके लिए आपका सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। तो वहां पर उस पर्टिकुलर पोर्शन का वसीयत डेफिनेटली लिख पाओगे। तो यहीं पर भारत में एक विल को रजिस्टर कराना मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन वसीयत रजिस्टर कराने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ये कहता है वसीयत रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। एक अनरजिस्टर्ड वसीयत विल एब्सोल्युटली वैलिड है अगर उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाता है तो। लेकिन यहीं पर अगर आप कोई विल का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो वो ये कंफर्म करता है कि टेस्टेटर, वसीयतकर्ता का क्या इंटेंशन था, क्या उन्होंने ये वसीयत वॉलंटरीली लिखा है या फिर किसी के दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के लिखवाया गया है। तो ये थोड़ा सा कंफर्म करने में मदद करता है रजिस्ट्रेशन। और यहीं पर वसीयत को रजिस्टर कराना ये ऑल्सो हेल्प करता है गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर उसको चढ़ाने में। सरकार के पास एक रिकॉर्ड पहुंच जाती है कि ये वसीयत को रजिस्टर करवाई गई थी। यहीं पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बारी। एक वसीयत को रजिस्टर कराने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वसीयत का ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है। उस वसीयत में टेस्टेटर का इंटेंशन क्या है, उद्देश्य क्या है बनाने के पीछे, और जिनको प्रॉपर्टी मिल रहा है, बेनिफिशियरी कितना कितना पोर्शन में मिल रहा है, सब कुछ क्लियर तरीके से मेंशन्ड होनी चाहिए। और फिर उस वसीयत को साइन करेंगे टेस्टेटर और दो विटनेसेस, और एक जन साइन करेंगे तो दूसरे जन देखेंगे, कौन साइन करेंगे तो कौन देखेंगे। इसका एक प्रोसेस है जिसको मैं ये वीडियो में बता करके रखी हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी, इसके बाद आप जा करके देख सकते हो। और यहीं पर नेक्स्ट स्टेप, विजिट कीजिए सब रजिस्टर ऑफिस। आपके जुरिस्डिक्शन वाला लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको जाना पड़ेगा। बेसिकली जहाँ पर टेस्टेटर रहता है और प्रॉपर्टी जहाँ पर स्थित है वहां का सब रजिस्ट्रेशन ऑफिस। टेस्टेटर को पर्सनली विजिट करना पड़ेगा ओरिजिनल विल के साथ, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ और 2 विटनेसेस के साथ। स्टेप नंबर 3, विटनेस आइडेंटिफिकेशन। विटनेसेस को भी रजिस्ट्रेशन के वक्त आइडेंटिटी कार्ड कैरी करना पड़ेगा। उन लोगों को भी रजिस्ट्रार के प्रेजेंस पर सिग्नेचर करनी पड़ेगी। चौथी स्टेप, एप्लीकेबल फीस पे कीजिए। ये बहुत ही कम ही होता है, स्टेट वाइज डिपेंड करता है। टिपिकली नॉमिनल फीस है, लेकिन एडवोकेट अपॉइंटमेंट का जो चार्ज है वो अलग से लगता है। कुछ कुछ राज्य है जो स्कैनिंग के लिए और सेफ कीपिंग के लिए भी थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद उसको ऑफिशियल रिकॉर्ड में डाल दिया जाएगा, और यहीं पर आपको एक सर्टिफाइड कॉपी भी मिल सकता है अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो। यहीं पर कुछ पॉइंट जरा नोट करके रखिए। मान लीजिए वसीयत बन चुका है, फाइनल ड्राफ्ट को रजिस्टर भी करा लिया गया है, लेकिन आगे चल करके एक लड़का है जो आपको परेशान कर रहा है, या फिर लड़की भी हो सकता है। तो उस परिस्थिति में आप मन में ये हो रहा है बेदखल कर दूंगी, मतलब उसको डिस्कार्ड कर दूंगी, तो वहां पर क्या,
तो वहां पर आपके पास कोडिसिल लिखने का ऑप्शन रहता है, यानी कि आप अपने जीवितकालीन अवस्था में कितनी भी बार चाहो वसीयत को परिवर्तन कर सकते हो, एक को हटा करके एक और लिख सकते हो, लेकिन जो लास्ट वाला रहेगा उसको ही मान्यता मिलेगी। आपके ऊपर जाने के बाद वही वसीयत खुलेगा। यहीं पर मान लीजिए आपका मदर या फिर फादर एक ऐसा वसीयत लिख करके गए हैं जहां पर आपका जो दो मामा है, जो सालों से एक दूसरे के मुंह तक दर्शन नहीं किया है, उनको एग्जीक्यूटर बना करके गए हैं। एक वसीयत में ये कुछ पार्टीज होता है। सबसे पहले टेस्टेटर यानी कि वसीयत करता, नेक्स्ट बेनिफिशियरीज यानी कि जिनको प्रॉपर्टी मिल रहा है वसीयत से, नेक्स्ट एग्जीक्यूटर्स जिनको अपॉइंट किया जा रहा है कि ये लोग आएंगे वसीयतकर्ता के गुजरने के बाद प्रॉपर्टी को विल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करने में बेनिफिशियरीज के बीच में, तो ये लोग एग्जीक्यूटर होते हैं। और फिर रहते हैं विटनेसेस यानी कि साक्षी। तो उम्मीद है एग्जीक्यूटर कौन है ये आपको पता चल गया है। एग्जीक्यूटर का काम होता है प्रॉपर्टी को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके बेनिफिशियरीज के हाथ में सौंप देना, मतलब कि उनके कंधों पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ा गया है। आपके जो दो मामा है वो लोग आएंगे और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन यहीं पर मान लीजिए दो लोग जिनके बीच रिश्ता सही नहीं है, क्या वो लोग आएंगे कभी वसीयत के हिसाब से प्रॉपर्टी को लीगल एयर्स कानूनी वारिसों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? यहीं पर चलिए पता कर लेते हैं। मान लीजिए आपका मदर या फिर फादर एक वसीयत लिखे है, एक ऐसा वसीयत लिख करके गए हैं जहां पर दो चाचा और चाचा को एग्जीक्यूटर के रूप में अपॉइंट किया गया है। या फिर मान लीजिए आपका मदर ये वसीयत लिखी है तो मदर दो मामा को एग्जीक्यूटर के रूप में अपॉइंट करके गए हैं। और यहीं पर मान लीजिए आपका दो जो चाचा है वो आपस में मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे का शकल तक देखना पसंद नहीं करते, तो क्या वो लोग आएंगे संपत्ति को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? अगर नहीं आ रहे, वो लोग परेशानी क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, आप तक पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा है, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है, एस्टेट है आपके माता पिता के, उसको फ्रीज कर दिया गया है, या फिर जो प्रॉपर्टी है उसका पोजीशन भी आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में वो लोग डेफिनेटली आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो वहां पर आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 1, रियल लाइफ सोल्यूशन। सबसे पहले देखिए भारत के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये तो मैंडेटरी है, अगर दो एग्जीक्यूटर है, दो एग्जीक्यूटर को एक साथ ही काम करना पड़ेगा। उनके ऊपर एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एग्जीक्यूशन में हेल्प करना, और एसेट डिस्ट्रीब्यूशन को एक साथ ही करना पड़ेगा, सिग्नेचर भी करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स भी, पेपर वर्क, सब कुछ। लेकिन अगर दोनों के बीच खटास है रिश्तों में, तो डेफिनेटली एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, और एक आएगा तो और एक जन नहीं आएगा, तो उस परिस्थिति में परेशानी तो डेफिनेटली आपके लिए ही है। तब ये सारा एग्जीक्यूशन का प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगा। कोर्ट के नजर में भी दो एग्जीक्यूटर को एक इक्वल पार्टनर के नजर में देखा जाता है, जिनके ऊपर रहता है एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब दोनों को एक साथ ही सिग्नेचर करना पड़ेगा। इनफैक्ट जहां पर विल में एब्सोल्युटली क्लियर तरीके से सब कुछ लिखा गया है, लेकिन वहां पर ये आपस के झमेला के चक्कर में इमोशन घुस जाता है पुराने फैमिली झगड़ा के चलते, और सारा प्रोसेस में रोक लग जाता है, डिले हो जाता है। उस पर्टिकुलर परिस्थिति में आपके जो चाचा है वो लोग सिर्फ और सिर्फ झगड़ा में ध्यान देंगे, आपका मदर का या फिर फादर का जो विल है उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से बंटवारा करके लीगल एयर्स के हाथ में प्रॉपर्टी को सौंप देना है, ये काम वो लोग नहीं करेंगे। जबकि ये करना उनके ऊपर एक लीगल ड्यूटी के रूप में दिया गया है। जब तक दो एग्जीक्यूटर सिग्नेचर नहीं करता है तब तक पेपर वर्क, एस्टेट डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टेट का जो बैंक अकाउंट से जो रियल एस्टेट है एंड जो पर्सनल एसेट्स है, सब कुछ फ्रोजन सॉलिड होकर के रह जाएगा। उस वक्त आपको महीना, सालों के बाद साल वेट करना पड़ सकता है। अगर वो लोग राजी नहीं होते हैं, डिलीवरेटली वो कम्युनिकेट करने से रिफ्यूज कराए, तब यहीं पर फाइनल ऑप्शन आपके लिए प्रोबेट कोर्ट में आपको जाना पड़ता है। प्रोबेट कोर्ट में आपको एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, जिसके तहत आप कोर्ट को यह रिक्वेस्ट करोगे कि कोर्ट का इंटरवेंशन यहाँ पर चाहिए, क्योंकि जो लोग एग्जीक्यूटर बने बैठे हैं वो लोग अपना काम नहीं कर रहे। फिर इसके बाद कोर्ट उनको बाध्य करेंगे कि आप अपना ड्यूटी पालन करो, कंपेल करेंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ कुछ केसेस पर यह भी देखा गया है कि कोर्ट वन ऑफ द एग्जीक्यूटर को हटा देते हैं ताकि एक एग्जीक्यूटर आकर के ड्यूटीज का पालना करे। जहां पर एब्सोल्युटली ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि
कोई भी एग्जीक्यूटर मदद करने के लिए राजी नहीं है। उस परिस्थिति में दोनों को ही हटा दिया जाएगा। कोर्ट अपॉइंट करेंगे एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल आदमी को जो आकर के हेल्प करेगा। कोर्ट अपॉइंट करेंगे एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। कई बार देखा गया है ये एक लॉयर होता है, अकाउंटेंट होता है या फिर एक ट्रस्ट ऑफिसर होता है। उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जिनके पास क्वालिफिकेशन है कि वो एस्टेट मैटर को हैंडल कर पाए, ताकि वसीयत में जो लिखा गया है उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग इम्पार्शियली फेयर तरीके से प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। यहीं पर दोस्त जो आपको ध्यान में रखना है, एविडेंस गैदर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब कैसे करना है? कोर्ट में पिटीशन फाइल करने से पहले सबसे पहले एविडेंस गैदर कीजिए कि आप एग्जीक्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए गए थे, लेकिन वो लोग झगड़ा करके आपको वापस लौटा दिया है। वो लोग मान नहीं रहे हैं, झगड़ा करने पर तुले हुए हैं। ऐसा एविडेंस आपके पास होना चाहिए। अनआंसर्ड कोरेस्पॉन्डेंस आपके पास होना पड़ेगा। कुछ जैसे हो सकता है बैंक अकाउंट अभी भी अनओपन पड़ा हुआ है, ये भी हो सकता है, क्योंकि प्रोबेट जज को डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है इंटरवेन करने से पहले। कि विल के बेनिफिशियरी होने के नाते कंसल्ट कीजिए एक लॉयर से। समटाइम्स आप इनके हेल्प ले सकते हो। दोनों एग्जीक्यूटर को एक साथ लाने में लॉयर कम्युनिकेट करेंगे आपके बिहाफ में, ताकि दो एग्जीक्यूटर मान जाए, वहीं पर अपना झगड़ा खत्म करके प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करने में। समटाइम्स देखा गया है लॉयर का ये फॉर्मल एक्ट एक प्रेशर क्रिएट करता है एग्जीक्यूटर के ऊपर, ताकि वो लोग जल्द से जल्द मान जाए और आपका काम हो जाए, आपके हाथ में प्रॉपर्टी चला जाए, जिसके चलते एग्जीक्यूटर्स कोऑपरेट करने लग जाते हैं। यहीं पर नेक्स्ट स्टेप मीडिएशन काम कर सकता है लिटिगेशन में जाने से पहले। अगर आप कोर्ट केस के झमेला में पड़ना नहीं चाहते हो तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यह होता है कि एस्टेट मीडिएशन में आप जा सकते हो, जहां पर बीच में लॉयर बैठेंगे और दोनों तरफ दो पार्टी को बिठा करके म्यूचुअल किया जाता है। इससे क्या होगा, लिटिगेशन कॉस्ट, लिटिगेशन का जो मेंटल हैरेसमेंट, ये सब कुछ से आप मुक्त हो जाते हो। ये सबसे बेस्ट काम करता है जहां पर रेप्यूटेशन को लेकर के दोनों पार्टी कंसर्न्ड है। तो यहीं पर एक बैटल ग्राउंड बन रहा है जहां पर आपका मम्मा या फिर पापा जो आपको प्रॉपर्टी देके गए हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ये देख करके आपको डेफिनेटली कष्ट महसूस होगा। तो लीगली यहीं पर एक फिड्यूशरी ऑब्लिगेशन आपके अंकल के ऊपर दिया गया है, जो करना उनका एक लीगल दायित्व है। कोई भी इमोशन यहाँ पर गाइड नहीं कर सकता है। इसका मतलब एक लीगल ड्यूटी उनके ऊपर है काम करने का। इमोशनल होकर के वो लोग काम नहीं कर सकते। मतलब कि अपने अपने पर्सनल फीलिंग्स को हटा करके काम करो भाई। अगर उन लोगों के बिहेवियर अड़चन डाल रहा है, डिले पैदा कर रहा है, तो कोर्ट उन लोगों को हटा सकते हैं। तो कोर्ट उनको लायबल मानेंगे कि वो लोग के द्वारा उनके जो फिड्यूशरी ड्यूटी है उसका ब्रीच किया गया है। और यहीं पर आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि एक डेडलाइन दे दे कि यही टाइम पीरियड के अंदर इस काम को निपटाना है, जिसके अंदर कुछ काम है लाइक टैक्स पे करना, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये तमाम काम हो जाना चाहिए। अगर ये टाइम पीरियड के अंदर ये चीज नहीं होता है, ताकि कोर्ट पेनलाइज कर सके फर्दर डिलेस के लिए। अगर मान लीजिए संपत्ति के ऊपर कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम है या फिर प्रॉपर्टी टैक्स लगा हुआ है या फिर कोई दूसरे टाइम सेंसिटिव बिल्स पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो लिमिटेड पेमेंट की परमिशन दे दे। इससे फिनेंशियल नुकसान होने से बचा जा सकता है। जब तक को एग्जीक्यूटर्स के बीच में झगड़ा चल रहा हो, जजेस अक्सर ऐसे टेम्पोररी सॉल्यूशंस को अप्रूव कर देते हैं। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बारी जो आपके वसीयत के बेनिफिशियरी के रूप में ध्यान में रखना है। आपको अक्सर लगेगा कि दो चाचा में से जो सबसे रीजनेबल है, मतलब जिनका बात आपको पसंद आ रहा है, उनके साइड ले लेते हैं, उनका साइड ले लेते हैं और उनके मतलब उनको थोड़ा सा कुछ ऑयलिंग वगैरह करके काम करवा लेते हैं। नहीं, ऐसा करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जो चाचा के अगेंस्ट आप जा करके किसी एक के फेवर में आप जा रहे हो, वो यहाँ पर दिक्कत पैदा कर सकता है और ये आपस के जो डिस्प्यूट है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। मतलब आग में घी डालने का काम ये हो सकता है। ऐसे केसेस में हमेशा न्यूट्रल रहना ही सही होता है। वसीयत में क्या लिखा गया है और उसके हिसाब से आपको क्या मिलना है, इसको फोकस करके। और यहीं पर ध्यान में रखिएगा, कम्युनिकेशन हमेशा काम करता है। कम्युनिकेशन करना मत छोड़िएगा। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो माता पिता वसीयत लिखना चाहते हैं उनके लिए, अगर आप वसीयत लिखना चाह रहे हो, एग्जीक्यूटर हमेशा एक जन को ही बनाइए और एक जन ऐसा होना चाहिए जो एक न्यूट्रल आदमी है, मतलब फैमिली डिस्प्यूट में ज्यादा उलझते नहीं है, जिनका नेचर अच्छा है। फैमिली के बीच में फूट डालने का काम वो नहीं करते, झगड़ा वगैरह नहीं लगाते हैं, उलझते नहीं है किसी से, समझदार इंसान है
और आपस का मनमुटाव का फायदा लेकर के आग में घी डालने का काम नहीं करता है। क्योंकि अक्सर देख पाएंगे ऐसा इंसान बहुत है हमारे फैमिली में जो आग में घी डालने का काम करता है, क्योंकि उनके लिए फैमिली का झगड़ा एंटरटेनमेंट होता है। पिटीशन के जरिए कोर्ट के पास ये डिमांड रखिए कि एक एग्जीक्यूटर को हटा दिया जाए ताकि एक और आकर के एग्जीक्यूट कर पाए, आप तक जो आपका राइटफुल इनहेरिटेंस का फ्रूट है वो पहुंच जाए। और यहीं पर फाइनल नोट की बारी। आप अपने चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, चाची किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हो। सो डॉक्यूमेंट कीजिए हर एक अननेसेसरी डिलेज और प्रोबेट सिस्टम का फायदा उठाइए, आपका जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इवेंचुअली आपका जो इनहेरिटेंस है वो आप तक पहुंचकर ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर डिसीजन में एक रजिस्टर्ड वसीयत को खारिज किया था। तो यहीं पर कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करना है वसीयत लिखने के वक्त। तो अगर ये वीडियो से आपको फायदा मिला है तो यहां से भी मिलेगा, जरूर इसे क्लिक करके देखिएगा। क्या गलती आपको नहीं करना है वसीयत लिखने के वक्त, आपको यहां से पता चलेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।